अब प्रशांत किशोर अब पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो तो अपनी राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं इस वक्त। हो सकता है चुनाव में भी वो हिस्सा लें, तो इसलिए जो भी वो कह रहे हैं उसको आप एक राजनीतिक व्यक्ति के बयान के तौर पर देखिएगा। अब केवल वो कोई विश्लेषक नहीं रह गए या कोई चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट नहीं रह गए हैं, वो नेता बन चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। मैं प्रोफेसर साहब की राय पहले लेना चाहता हूं, तो पहले जो पीके बोले उसी पर आप बोलिए। नीतीश कुमार ही नहीं, सारी राजनीतिक व्यवस्था पलटू मारे बता रहे हैं। नहीं, वो स्वयं क्या हैं, पहले ये भी वो भी बताएं कि वो स्वयं क्या है। क्या उनकी कोई अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, या वो भी तो पैसे के लिए एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी से मन खट्टा हुआ तो ममता बनर्जी के पास चले गए। ममता बनर्जी के पास कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब में चले गए। पंजाब से आने के बाद फिर वो भी तो नीतीश कुमार के साथ रहे। आप किसी के साथ काम करते कैसे हैं जब तक आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होती है उसके साथ रहने? तो क्या आप पैसे के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए तो कोई भी काम कर सकता है। इसका मतलब मैं वो संज्ञा या विशेषण नहीं प्रयोग करना चाहता। मैं इतनी ही टिप्पणी करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर को थोड़ा सा अपनी बातों पर संयमित वक्तव्य देना चाहिए था। देखिए, लेकिन वो तब तक उनकी अपनी एक कंपनी थी, वो कंपनी के जरिए सेवाएं देते थे। चुनाव लड़वाते हैं। नहीं, देखिए, आप सिर्फ चुनाव लड़वाते हैं ये कह करके आप नहीं निकल सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, इसे लाभ और हानि की बात हम करते हैं कि क्या इससे 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव पर आएगा, क्योंकि एक परसेप्शन होता है राजनीति में, और ये परसेप्शन जिस प्रकार से हवा बनाने की बात चली थी इंडिया गठबंधन को लेकर के कि एक संयुक्त विपक्ष जो होगा वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हर एक सीट पर चुनौती देगा, मुझे ऐसी चुनौती दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और रहा सहा असर जो है, वो कसर जो है वो नीतीश कुमार ने निकाल दिया है, क्योंकि अब ये परसेप्शन, इसका असर जो होगा बाकी राज्यों पर भी होगा। आपने देखा होगा, बेशक अखिलेश यादव आज कह रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव क्या वो अपनी बात पर पक्के तरीके से रहे? क्या वो कभी कांग्रेस के साथ रहे, फिर बीएसपी के साथ रहे? वो भी तो गठबंधन इसी प्रकार से करते रहे हैं, पलटी मारते तो वो भी रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने एक तरफा अपने तरीके से कहा कि 11 सीटों पर हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया और हम आगे बढ़ते हैं, आगे और हम मजबूत होते हैं। और तुरंत जयराम रमेश ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि अभी तो बातचीत ही चल रही है। यानी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं अब कांग्रेस पर पहले से ज्यादा दबाव बनाएंगे। नहीं, देखिए, आप देख रहे होंगे इस पूरे प्रकरण में जितने नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं। जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये कहना कि नरेंद्र मोदी को लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, राम मंदिर के बाद तो कोई सामने टिक ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 400 पार बस नारा है, अभी सहयोगियों की जरूरत है, इसीलिए देखिए नीतीश को भी साथ में लाना पड़ा। देखिए कहा जा रहा है। देखिए, सहयोगियों की जरूरत तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को। कल जाकर के यदि दक्षिण के अंदर तमिलनाडु में यदि सहयोगी आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी मना करेगी? बिल्कुल नहीं मना करेगी। क्या केरला में यदि उसके साथ गठबंधन में नए साथी आते हैं तो क्या मना करेगी? बिल्कुल मना नहीं करेगी। क्या कल जाकर के यदि बीआरएस के साथ यदि बीआरएस कहती है कि ठीक है हम आपके साथ आकर के खड़े होते हैं और हम आपसे सीटों का समझौता करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मना करेगी? नहीं मना करेगी। जितनी सीटें 400, जितने अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले, वो तो क्यों नहीं चाहेगी 2024 में आए? ठीक है। तो इस दृष्टि से अखिलेश जो कह रहे हैं वो एक बौद्धिक जुगाली भी मैं नहीं कह रहा हूं, एक राजनीतिक जुगाली है जो वो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज से ज्यादा पहले कभी कमजोर नहीं थी। आज के ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पहले ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी, लेकिन इसका मतलब मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि हम और आगे मजबूत ना हो। नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए, इस वक्त तो जो विश्लेषक हैं ये बात कर रहे हैं कि कहां तक जाएगा नरेंद्र मोदी की जीत का ग्राफ। देखिए, अब तो इसमें कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि भाई इस चुनाव के अंदर कोई बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी को विपक्ष देने वाला है। ऐसे में फिर भी अगर अखिलेश यादव लिख रहे हैं तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा है कि बीजेपी की कमजोरी झलकती है इस कदम के अंदर। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, देखिए, जो विपक्षी मुहिम की 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण थे या उनकी धुरी थे, महाराष्ट्र और बिहार, करीब करीब दोनों की हवा निकल चुकी है। बिहार में सारा ऑपोजिशन का जो पूरा नारा था या स्टैंड था या परसेप्शन था, जैसे रागी साहब कह रहे हैं
या जो भी एक समझ थी वो कागज पे थी कि भाई ये गठबंधन चुनावी गणित समीकरणों जातीय इन सब पे बहुत स्ट्रांग पड़ता है और कितना भी राममयी हो रहा हो लेकिन बिहार की राजनीति जातिगत रहेगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोगों का कहना था नहीं रहेगी, राममयी हो जाएगी। तो वो तो सारा फेल हो गया ना। तो जिस बिना राममयी राजनीति के जब 39 में से 40 लाए और अब वापस नीतीश आ गए तो अब 40 में से 40 या 38 या 39, मतलब वो इक्का दुक्का सीटों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रीडोमिनेंट पोजीशन हो गई बिहार में। उसी तरह से महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन के जिस तरह से मांगे मानी गई हैं और एक नया नेता उभरा है, उससे काफी कुछ शरद पवार की राजनीति कमजोर होती है। तो मतलब खैर अभी बात बिहार की चल रही है, तो बिहार सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट थी ऑपोजिशन की दृष्टि से, जहां की एनडीए को बड़ी चुनौती मिलती और मोदी के रथ को रोकने की कोशिश होती। तो वो रथ का पहिया धस गया या साइकिल पंक्चर हो गई या जो भी कहे, तो मेरे ख्याल से वो तो बात ही खत्म हो गई। अब ये जो दिलचस्प बात की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, वो वैसे तो ओवरऑल गौण है, लेकिन क्या पिछली बार जिस अनुपात में जेडीयू को लोकसभा की सीट्स बीजेपी ने दी थी, क्या इस बार देगी? नई फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से बीजेपी इतना चांस नहीं लेगी शायद। वो भी नीतीश को लेके भी उसके पर कतर के रखेंगी या उनके वो एक डाउनसाइज करके रखेंगी, क्योंकि अब सबको मालूम है कि एक लेवल पे नीतीश ही अपनी शायद अंतिम पड़ाव पे आ गए। वो एक और पलटी नहीं मार सकते चुनाव से पहले, चाहे वो कुछ भी करे। तो और उसके विधानसभा चुनाव पे अगले साल क्या असर पड़ते हैं वो भी अभी बात इररिलेवेंट नहीं। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो लोग कुछ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी पहले से ही मजबूत थी तो फिर ये अलायंस क्यों किया, तो वो भी प्रोफेसर रागी की बात बिल्कुल सही है कि भाई कितने भी मजबूत हो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 100% रिजल्ट चाहती है अपने पक्ष में और उसके लिए पूरा प्रयास करती है। तो ये नीतीश के साथ वापस मिलना या नीतीश को वापस एक्सेप्ट कर लेना, दरवाजा खोल देना, वो उसी कड़ी का परिणाम है। और देखिएगा आप इसकी परसेप्शन का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। जो कुछ कितना ही बड़ा तबका था, लेकिन एक तबका जिसमें मैं भी कहता था कि 2024 चुनाव में एक ही दिलचस्प पहलू है कि कितनी सीट्स पे मोदी या एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार होता है। तो वो तो बात अब खत्म हो गई ना। बिहार के अंदर एक उम्मीदवार आप 40 की 40 सीट पे खड़े कर दो तब भी क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि अलायंस ही उसकी बेस ही शिफ्ट हो गई। तो वो सारा परसेप्शन का खेल बहुत खराब हो गया इससे ऑपोजिशन के लिए। चलिए ठीक है, अब तो जो बात रियलिटी में भी बीजेपी आगे थी, कह रहे हैं कि परसेप्शन में भी आगे थी, बिहार के अंदर और मजबूत हो गई और आगे हो गई। बिहार के अंदर क्या नीतीश कुमार अब इस अलायंस में उनकी ताकत कुछ घटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करेगी क्या सीटों के बंटवारे में? लोकसभा में चुनाव में जाते वक्त हमको ऐसा क्या दिखाई देगा? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बार्गेन करने का तरीका नहीं है। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी उन्होंने, चाहे नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो, अपनी जीती हुई सीटें भी दे दी थी, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो कोई लड़ाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त कहीं से, जिसको कहते हैं ना, कोई लूप होल ना दिखे, कोई ऐसी चीज ना दिखे कि जिस पर उंगली रख के आदमी कहे कि देखिए लड़ाई तो लड़ने जा रहे हैं लेकिन ये चीजें कमजोर हैं। जब विपक्षी गठजोड़ की तरफ जाते हैं तो वो लड़ाई लड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन लड़ाई के जितने हथियार हैं वो सब कुंद दिखते हैं, जितनी रणनीति है वो सब खराब दिखती है। और मैं, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा इससे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी संजीव जी ने कहा कि परसेप्शन उनके मन में भी था कि भाई मान लीजिए एक प्रत्याशी लड़ा 250, 300, 350 या 400 सीटों पे तो वो लड़ेगा, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि अब क्या कर लेगा वो। और अमित शाह का 2019 के चुनाव के बाद का एक बयान हमेशा याद रखना चाहिए। फिर अखिलेश यादव का आप ही के मंच पर, आप ही के साथ इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में लखनऊ में दिया बयान। दोनों में क्या था? अमित शाह ने कहा हम 50% से अधिक मतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा हम तय नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 50, 60, 62%। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोजगार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार। देखिए, तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्या तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है हमारे पास दिखाने के लिए? वो 43 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी
इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें,
लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको अब देखिए, अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था, आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ में बैठे रहे। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना, इससे ज्यादा भी हम। इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए, पूरा देश पूछ रहा है। नहीं, इस पे क्या बोलना, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी। तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोल गए। तेजस्वी यादव का जोरदार हमला है नीतीश कुमार पर, हालांकि पर्सनल कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन इतना कह दिया खेला अभी बाकी है, खेला अभी शुरू हुआ है, हार नहीं मानी है और चुनौती दे रहे हैं 2024 में, यानी इसी साल वो कह रहे हैं ये जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। बड़ी बात आप देख सकते हैं, बड़ा रोष है, गुस्सा है तेजस्वी यादव के अंदर, शब्दों में जो निकल रहा है, संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल नहीं होना चाहते हैं, कह रहे हैं बार बार कि मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बता रहे हैं जैसे, और ये कहना कि उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 2024 के अंदर, तो ये जो भीतर जो गुस्सा जो है उनके उबल रहा है, वो साफ साफ दिख रहा था उनकी आंखों में भी। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी यादव की प्रशंसा करना चाहूँगा। जिस जगह वो खड़े हैं उस जगह पर तेजस्वी यादव का ये बयान एक परिपक्व, गंभीर और बिहार की राजनीति में फिलहाल वो टिकने वाले हैं ऐसे नेता के तौर पर दिखता है। उनकी जो भावुकता दिख रही थी, सचमुच अगर मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि वो बयान दे रहे हैं लेकिन वो खुद को रोक पाएंगे क्या, क्योंकि थोड़ा सा, ये मैं किसी गलत संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन रुआंसे से दिख रहे थे, क्योंकि लग रहा था उनको जैसे कि ये झटके जैसा हो, उनको कल्पना नहीं थी। और जो कुछ वो कह रहे हैं वो आने वाले चुनाव की पिच वो तैयार कर रहे थे। लेकिन एक बात यहां थोड़ा सा समझना चाहिए, जब हम इन चुनावों में जा रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर खड़ी है वहां आपको अपनी ये वाली पिच उस तरह से तैयार करने में आसानी होगी, ये मुश्किल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा अपने सबसे कमजोर दौर में है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां नामलेवा नहीं हुआ करता था, वहां स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लगाकर उसको दिखाती है। जहां पर कल्पना कोई नहीं कर सकता था, वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और विकास का जो एजेंडा है, और उसमें जो नरेंद्र मोदी ने नया जोड़ा है, जिसको बहुत कम लोग देख पाते हैं, एक तो रिएक्ट करते हैं, दूसरा जिस सोशल इक्वेशन के साथ, अब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ये किसने बनाया? कर्पूरी ठाकुर के जो चेले थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, रामविलास भी थे, देवेंद्र यादव भी थे, हर पार्टी में उन्हीं का तो चेला था, लेकिन उनमें से किसी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की कोशिश नहीं की, वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो मुझे लगता है कि एक राजनेता के तौर पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आगे चलेंगे, आज उनके बयान से तय है। लेकिन 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, और मैं ये गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है उसको दोहरा के उसको खत्म करता हूं कि जब वो विभीषण चल पड़े सब समझा के, अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि, ये जो गठजोड़ है इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ मैं तेजस्वी के साथ एक बात पर और सहमत होता हूं,
सचमुच 2024 का लोकसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक समाप्ति की तारीख हो सकती है। चुनाव आयोग में दर्ज रहेगी, लेकिन बिहार में वो उस तरह से नहीं रह पाएगी, ये मुझे तय दिखता इतनी है। सहमति है आपकी उनके बयान इतनी से? सहमति है पूरी तरह से। चलिए अब बता दें, जेपी नड्डा जी बीजेपी अध्यक्ष वो पटना पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। इस शपथ ग्रहण में वो मौजूद होंगे, ऐसी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आपको उनके साथ जो है नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को बहुत कॉन्फिडेंस में लेकर के ये सारा काम किया है बीजेपी ने इस बार। लेकिन चिराग पासवान सामने जब आए तो उन्होंने ये बार बार कहा कि देखिए हम जहां थे और जितना हमारा हिस्सा था, शेयर था, वो हम नहीं देंगे किसी को, क्योंकि अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि सीटों का बंटवारा, 40 सीटों का बंटवारा लोकसभा में जाते हुए वो कैसे करेंगे। तो चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए कि हम 6 सीटें लड़े थे, हम 6 सीटें ही लड़ेंगे। बराबर बराबर बीजेपी और जेडीयू लड़े थे, तो क्या जेडीयू को अकोमोडेट करने के लिए बीजेपी एक बार फिर कुछ अपने हिस्से में से देती है, ऐसा होगा क्या? दे तो आगे की बातें सब होंगी, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है कि नीतीश कुमार अब से 40 मिनट के बाद आपको 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। सम्राट चौधरी भी साथ में चल रहे हैं, जेपी नड्डा के हैं वो, जो कि उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा था। वो तो यहाँ तक कहते थे कि ये मेरी पगड़ी उस दिन उतरेगी जिस दिन मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से उतारूंगा। पगड़ी अभी भी बंधी हुई है।